नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कमल राष्ट्रीय में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केरल में सीएम के निजी सचिव की पत्नी की यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पर रोक। राज्यपाल ने कहा, नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश। बिहार में अपराधी बेखौफ। पटना में कोचिंग से लौट रही छात्रा को अपराधियों ने मारी गोली। गोली छात्रा के गले में जाकर फंसी। आतंकी को साथ लेकर हथियार बरामद करने गई पुलिस। राइफल छिनाकर सर्च पार्टी पर कर दिया हमला। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। 7 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला। हमले में कुत्ते ने बच्ची की नोची आंख। बच्ची के सिर में आई गहरी चोट। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के निजी सचिव के राजेश की पत्नी प्रिया वर्गीस को कन्नूर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति पर रोक लगाई। केरल के राज्यपाल का ये कदम पिनराई विजयन सरकार के लिए एक झटका है और राज्य सरकार व राज्यपाल के बीच दरार भी बढ़ सकती है। आदेश में कहा गया है कि माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलाधिपति के रूप में कन्नूर विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई। ये पद मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए था। आरोप है कि डॉक्टर प्रिया वर्गीस का मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया था। कुलपति के कार्यालय को बढ़ाए जाने से ठीक पहले नवंबर में भर्ती के लिए इंटरव्यू में प्रिया को फर्स्ट रैंक दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि विवाद के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि कन्नूर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने बीते महीने नियुक्ति को लेकर मंजूरी दी थी। केरल में सीपीएम नेता के राजेश की पत्नी को बिना प्रोटोकॉल का पालन किए बिना एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हूं, वहां किसी भी तरह का पक्षपात और भाई भतीजावाद नहीं होने दूंगा और मैं इस अनुमति नहीं देता हूं। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच के 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आई। दिल्ली में एचसी ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। शहनवाज हुसैन बिहार से एमएलसी हैं। वे बिहार में जदयू बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री थे। शहनवाज हुसैन 3 बार सांसद भी रहे हैं। वे अटल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां एक छात्रा को अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी। घटना बुधवार की सुबह की है, जब काजल नाम की छात्रा बेउल थाना क्षेत्र के सिपारा इलाके के अपनी कोचिंग से पढ़कर घर जा रही थी। तभी पहले से घात लगाए एक अपराधी ने छात्रा को पीछे से गोली मार दी। गोली छात्रा के गर्दन में जाकर फंस गई। आनंद फानंद में छात्रा के परिजनों ने उसे बाईपास के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं छात्रा को गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। छात्रा की उम्र 16 साल है। घटना के बाद पुलिस भी काफी देर से पहुंची और फोन पर परिजनों से घटना की जानकारी ले रही थी। फिलहाल गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सीसीटीवी में आरोपी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस की माने तो घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। परिजनों ने पुलिस की लेट लतीफी पर नाराजगी जाहिर की है और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है।
जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया सेक्टर के फ्लाई मांडल में पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। हथियार वसूली अभियान के दौरान पुलिस जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अली हुसैन उर्फ कासिम उर्फ जहांगीर के निशानदेही पर इन हथियारों को रिकवर किया गया है। ड्रोन के जरिए हथियारों को भारतीय सीमा में गिराया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस के जवानों को विस्फोटक का एक पैकेट मिला। जवान जब उसे खोल रहे थे तभी आतंकी ने एक जवान की सर्विस राइफल छीन ली। इसके बाद उसने पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने की कोशिश की। हमले में पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भी घायल हो गया। जख्मी दोनों लोगों को जीएमसी जम्मू लाया गया, जहां आतंकी ने दम तोड़ दिया। आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। बम निरोधक के दस्ते की मदद से बरामद पैकेट की जांच की गई। जानकारी के अनुसार सर्च अभियान के दौरान एक राइफल, एक एके मैगजीन, 40 एके कारतूस, एक पिस्टल स्टार, 2 मैगजीन पिस्टल, 9mm के 10 पिस्टल कारतूस और 2 स्मॉल चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2022 को अरनिया क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद फेंके जाने का मामला सामने आया था। मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद आतंकी मोहम्मद अली उर्फ कासिम जहांगीर के कहने पर यह सामान लाया था। कासिम लश्कर और अल बद्र का मुख्य संचालक था। जानकारी के मुताबिक आतंकी कासिम को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक लगातार पूछताछ के दौरान आतंकी ने हथियार गिरने के मामले में अपनी भूमिका स्वीकार की थी। उसने ये भी बताया था कि 2 जगह पर ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराए गए थे। जानकारी के मुताबिक आतंकी की निशानदेही पर पुलिस को पहली जगह से हथियार बरामद नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी जगह पर हथियार, गोला बारूद और एक पैकेट में एक विस्फोटक बरामद हुए थे। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। बुधवार शाम एक आवारा कुत्ते ने 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की आंख नोच दी और सिर भी खाने की कोशिश की। इसी वजह से सिर के अंदर से मांस बाहर निकल गया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 8 माह के अंदर आवारा कुत्ते 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री विश्वास सारंग, कलेक्टर अविनाश लावनिया, महापौर मालती राय आदि अस्पताल पहुंचे और बच्ची का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टर को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। बच्ची के पिता का कहना है कि डॉगी की देखभाल मोहल्ले के लोग करते हैं। इस क्रम में हम लोग भी खान पान उनको देते रहते हैं। हाल ही में डॉगी ने बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें उसका एक बच्चा मर गया था। उनकी बच्ची डॉगी को खाना देने गई थी, लेकिन उनकी बेटी पर उसने ही हमला कर दिया। डॉक्टर अदिति ने बताया कि बच्ची की आंख के ऊपर चोट आई है, उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉगी को 14 दिन की निगरानी में रखा जाएगा। वहीं नगर निगम आयुक्त KVS चौधरी के आदेश पर बस्ती एवं आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। महापौर मालती राय ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों को बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर लगाए जाएंगे। ये पहला मामला नहीं है जब आवारा कुत्तों ने किसी मासूम को अपना शिकार बनाया हो। जनवरी 2022 से लेकर अब तक आवारा कुत्ते द्वारा 3 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया जा चुका है। जनवरी 2022 में बग सेवनिया इलाके में एक 4 साल की बच्ची पर आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया था। फरवरी 2022 में अशोका गार्डन इलाके में वर्धमान पार्क एरिया में 6 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोचकर उसके पैर को जख्मी कर दिया। तो वहीं 2 महीने पहले मिलिट्री एरिया के द्रोणाचाल में एक 7 साल की बच्चे की लाश मिली थी। लाश को देखकर ऐसा माना जा रहा था कि कुत्तों के हमले में मासूम की मौत हुई थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल
कॉपी और किताबें सारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी दो। और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम देने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला प्रयागराज के कंडलगंज थाने इलाके का है, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों में लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने पहले एक दुकान से 5,000 रुपए की लूट की, उसके बाद एक सरिया व्यापारी की दुकान में 6 लाख की लूट और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना की तफ्तीश में जुट गए हैं। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की एक टीम को लगाया गया है। प्रयागराज के कटरा इलाके में उस समय अफरा तफरी और हड़कंप मच गया जब नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों में लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लूट करने वाले बदमाशों ने पहले एक दुकान से 5,000 रुपए की लूट की, फिर पास में ही मौजूद प्रयागराज के बड़े व्यापारियों के नाम में शुमार सरिया की दुकान पर 6 लाख की लूट कर मौके से फरार हो गए। जब तक लोग को समझ पाते तब तक बदमाश तमंचे को लहराते हुए 9-2-11 हो गए। प्रयागराज कटरा इलाके में लोहा व्यापारी आरपी गुप्ता और उनके भाई ललित मोहन की दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने 6 लाख रुपए की लूट के लिए पुलिस के आला अधिकारी वही मौके पर पहुंच गए और घटना की तफ्तीश में जुट गए। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने बताया कि बदमाशों ने दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। हम लोग जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। वही घटना के बाद प्रयागराज कटरा के व्यापारियों में रोष है। पुलिस के आला अधिकारियों के घटना के जल्द खुलासे की मांग की है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उसे सैल्यूट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह स्कूल विवादों में घिर गया। स्कूल की हेड एडमिनिस्ट्रेटर तमिल सेल्वी इस साल रिटायर्ड होने वाली हैं और
गया कि उन्हें सम्मानित करने के लिए 15 अगस्त के उत्सव की व्यवस्था की गई थी। सूत्रों ने बताया कि हेड मिनिस्ट्रेट के इनकार करने के बाद सहायक प्रधानाध्यापक ने तिरंगा झंडा फहराया था, क्योंकि प्रधानाध्यापक की धार्मिक मान्यता ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी। 4 साल से अधिक समय से स्टाफ की सदस्य तमिल सेल्वी ने इस साल राष्ट्रीय ध्वज फहराने या तिरंगे की सलामी देने से इनकार कर दिया। तमिल सेल्वी ने एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो में तिरंगा न फहराने के बारे में तर्क दिया, कहा कि वो याकूब ईसाई हैं। उन्होंने कहा कि ये तिरंगे के लिए कोई नुकसान और अनादर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम केवल भगवान को सलाम करते हैं और किसी को नहीं। हम ध्वज का सम्मान करते हैं लेकिन सलाम केवल भगवान को करेंगे। इसीलिए सहायक प्रधानाध्यापक को झंडा फहराने के लिए कहा। इस घटना के बाद धर्मपुरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी को हेड मिनिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत की गई और घटना को सामने लाया गया, जिसमें एक सरकारी स्कूल के अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराने से इनकार कर दिया था। शिकायत में भी ये बताया गया कि प्रधानाध्यापक ने इससे पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छुट्टी ली थी और उन्होंने छुट्टी के बहाने वर्षों तक ऐसा किया। तमिल सेल्वी पर एक सरकारी संस्थान के अलावा एक धर्म के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने और अभ्यास करने का आरोप लगाया गया। जिला सीईओ को दी गई शिकायत में इसका उल्लेख किया गया था। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। हृदेश कुमार ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में इस बार करीब 25 लाख नए वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी, छात्र, मजदूर और कोई भी गैर स्थायी जो कश्मीर में रह रहा है वह अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटिंग कर सकते हैं। हृदेश कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची में विशेष संशोधन हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। इतना ही नहीं, 3 साल में बड़ी संख्या में युवा 18 साल या उससे अधिक उम्र के हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये 25 अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। हृदेश कुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 98 लाख लोग हैं, जबकि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार सूचीबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या 76 लाख है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की दिलेरी से एक शख्स की जान बच गई। दरअसल राजधानी लखनऊ के पकड़ी के नहर में 2 बाइक सवार गिर गए थे। बाइक सवार को नहर में गिरता देख हेड कांस्टेबल ने नहर में छलांग लगा दी और दोनों बाइक सवार को काफी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाल दिया। इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई ट्रैफिक हेड कांस्टेबल पंकज पांडे की दिलेरी की तारीफ कर रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक अनियंत्रित होकर दोनों बाइक सवार पकड़ी के नहर में गिर गए थे। वहां से गुजरे हेड कांस्टेबल ने जब दोनों को डूबता देखा तो उन्होंने छलांग लगा दी। वर्दी पहने ट्रैफिक हेड कांस्टेबल पंकज पांडे ने नहर में छलांग लगाने के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला। इस दौरान काफी संख्या में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिन्होंने ट्रैफिक हेड कांस्टेबल पंकज पांडे की मदद भी की। इसी भीड़ का हिस्सा रहे एक शख्स ने पंकज पांडे की दिलेरी का वीडियो बना लिया, जो खूब वायरल हो रहा है। बाइक सवार दोनों ट्रैफिक हेड कांस्टेबल पंकज पांडे का शुक्रिया कह रहे हैं। दोनों युवकों की जान बचाने वाले ट्रैफिक हेड कांस्टेबल पंकज पांडे की हर कोई तारीफ कर रहा है। युवक की बेरहमी के साथ हो रही पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें किसी गोदाम के अंदर एक युवक दूसरे युवक को बेरहमी से डंडे से पीट रहा है। पीटने वाले युवक खुद को छोड़ने की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे जमकर मारा जा रहा है। वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है, जिसमें डीजल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई लगाई जा रही है। पिटाई का वायरल वीडियो जब सिविल लाइन थाना पुलिस के पास पहुंचा तो वीडियो की जांच की गई। मामला मझोला थाना क्षेत्र के स्थित ट्रांसपोर्ट नगर का पाया गया। वीडियो में पिटने वाले युवक का नाम संजीव है और वो लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट का
ट्रक चालक है। लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के मालिक ने ड्राइवर को बेरहमी से इसलिए पीटा क्योंकि उसने 20,000 रुपए के डीजल में से डीजल चुरा कर बेच दिया था, जिस पर गुस्साए ट्रांसपोर्ट मालिक ने संजीव को गोदाम में बंद करके जमकर उसे पिटवाया और खुद भी पीटा। वीडियो में संजीव के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं और डंडे से जमकर उसे पीटा जा रहा है। संजीव खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उस पर एक के बाद एक डंडे बरसाए जा रहे हैं। पुलिस ने संजीव को पीटने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वही मजूला थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वायरल वीडियो को लेकर सिविल लाइन थाना सीओ आशुतोष तिवारी का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था। जांच कराए जाने पर वायरल वीडियो शहर के ट्रांसपोर्ट नगर का पाया गया। वीडियो में एक व्यक्ति को कुछ लोग बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति पिट रहा है उसकी तहरीर के आधार पर थाना मंझौला में मामला दर्ज कर लिया गया है। युवक को पीटने वाले व्यक्ति को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रोहिंग्या मामले में केंद्र सरकार के दावों और भाजपा के आरोपों पर जवाब दिया। सिसोदिया ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा रोहिंग्या को फ्लाइट में शिफ्ट किए जाने के ऐलान के बाद से दिल्ली की सियासत में उफान आ गया है। केंद्र सरकार ने बक्कड़वाला इलाके में स्थित एनडीएमसी के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में रोहिंग्या को स्थायी रूप से बसाने का खाका तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्वयं ऑन रिकॉर्ड रोहिंग्या को बसाने का श्रेय लिया और केंद्र सरकार द्वारा रोहिंग्या को मुफ्त में स्थायी आवास देने का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री को दरकिनार करते हुए दिल्ली में रोहिंग्या को स्थायी रूप से बसाने के लिए एलजी के साथ मिलकर ये साजिश रची है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को अंधेरे में रखते हुए दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट करने के बाद मचे बवाल में केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर इसका आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। ये बात इससे साफ होती है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दरकिनार करने के लिए दिल्ली पुलिस के अफसरों को निर्देश दिया है कि इस मामले की फाइल मुख्यमंत्री की बजाय सीधे एलजी को भेजी जाए। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने बांग्लादेशियों को बसाकर अपना वोट बैंक बनाया, उसी तरह पीएम मोदी भी रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि उनके पास मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन रोहिंग्याओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए वे तैयार हैं। कश्मीरी पंडित हर रोज मारे जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने रोहिंग्या को घर जमाई की तरह अपनाया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शासकीय स्कूल की जर्जर इमारत जिसके कभी भी नीचे आने का डर है, लेकिन शिक्षा विभाग 1300 छात्राओं की जान की परवाह किए बगैर इस जर्जर इमारत में कक्षाएं चला रहे हैं। हर रोज की परेशानी से तंग आकर स्कूल की छात्राओं ने स्कूल में ताला डाल दिया और नए स्कूल का निर्माण होने तक पुराने स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया। छात्राओं ने स्कूल के टीचरों पर लापरवाही बरतने और अभद्रता करने की बात कही। मध्य प्रदेश में सतना से 38 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर
के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली छात्राओं ने बुधवार को स्कूल में ताला डाल दिया। छात्राओं ने कहा कि स्कूल में केवल 10 कमरे हैं, जिसमें 1300 छात्राएं पढ़ाई करती हैं। हर कक्षा में 130 से ज्यादा लड़कियां जमीन पर टाट पट्टी बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है। हम लोगों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। हम स्कूल का ताला तभी खोलेंगे जब तक सभी लोग यहां आ नहीं जाते। छात्राओं की तालाबंदी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी स्कूल के बाहर मौजूद हो गए। स्कूल प्राचार्य और अन्य लोगों के काफी समझाने के बाद छात्राओं ने ताले की चाबी सौंपी और स्कूल खोला गया। स्कूल की छात्रा सृष्टि पांडे ने बताया कि मंगलवार को हमारे स्कूल में पंखा गिर गया था, जिसके बारे में हमने अनुराग सर को बताया तो सर बोले, बच गए हो, मरे तो नहीं। वही प्रिंसिपल सर तो देखने तक नहीं आए। जब तक नए स्कूल का शिलान्यास नहीं होगा तब तक तालाबंदी रहेगी। किसी भी दिन पुराने स्कूल की छत गिर सकती है। वही पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित ने कहा कि बिरसिंहपुर में प्राचार्य की जानकारी के अनुसार स्कूल भवन की मांग को लेकर छात्राओं ने तालाबंदी कर दी है। ये सच है, यहाँ पर छात्राओं की संख्या अधिक है। शासन से नए भवन के बजट का आवंटन भी हो चुका है, लेकिन जिस जगह भवन का निर्माण होना है वह जगह विवादित होने के कारण राशि वापस हो गई है। नए सिरे से शासन को पत्र लिखकर बजट की मांग की जाएगी। तब तक छात्राओं को यथास्थिति रखने की छात्राओं को समझाइश दी गई है। छात्रा संघ अभद्रता करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में बसे गांवों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदियों के उफान पर होने के कारण गांव का संपर्क मुख्य सड़क से कट जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रीवा जिले के गांव शक्ति टोला से ऐसे ही तस्वीर सामने आई है, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए घाट के जरिए नदी पर बने पुल को पार किया गया, क्योंकि बारिश के कारण नदी ओवरफ्लो होने के चलते पुल के ऊपर से बह रही थी। सांची विकासखंड के ग्राम अम्बाड़ी के शक्ति टोला गांव में रहने वाली 22 वर्षीय महिला रिबोजा पत्नी आसिफ खान को बुधवार को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गांव के रास्ते पड़ने वाली घोड़ा पछाड़ नदी के पुल के ऊपर से बहने के चलते रात में नहीं ले जा सके। फिर गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रसव पीड़िता को नदी पार पहुंचाया। यहाँ पर घोड़ा पछाड़ नदी उस पर बने पुल के 3 फीट ऊपर बह रही है। रिबोजा को नदी के पार पहुंचने के बाद 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार करने के बाद वह नहीं पहुंची। तब निजी वाहन के जरिए रिबोजा को अस्पताल ले जाया गया। फिर रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई, जिसके बाद रिबोजा को एम्बुलेंस के जरिए दीवानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते गाँव वालों को हर साल बारिश के मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घोड़ा पछाड़ नदी पर जब पुल का निर्माण किया जा रहा था तो ठेकेदारों ने पुल को नीचा बनाया, जिसका विरोध भी गांव वालों ने किया था, लेकिन ठेकेदार ने एक ना सुनी। अब गांव वाले जान जोखिम में डालकर नदी पुल पार करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के पास केदारनाथ हाईवे पर बिना बारिश के ही पहाड़ी दरक रही हैं और घंटों तक जाम लग रहा है, जिस कारण यात्रा भी प्रभावित हो रही है। फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर अचानक से एक पहाड़ी टूट गई और उससे बड़े बड़े पत्थर नीचे हवाई पर आकर हाईवे पर गिरने लगे। इससे हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। प्रशासन की तरफ से इन पत्थरों को हटाया जाता है। उससे पहले ही लोग लापरवाही दिखाते हुए वहां से जैसे तैसे वाहनों के साथ गुजरने लगे। दरअसल पत्थरों के गिरने से जब हाईवे बंद हुआ तो वहां वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई। लोगों को वहां से निकलने की इतनी जल्दबाजी थी कि कुछ लोग गाड़ियों को कैसे भी करके निकालने लगे। यूं तो बरसात का मौसम अब खत्म हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ियां दरक रही हैं। दरअसल बारिश के कारण पहाड़ियां कच्ची हो जाती हैं, इससे वह टूटने लगती हैं और अक्सर पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आकर गिर जाते हैं। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बने स्लाइडिंग जोन पर लगातार भूस्खलन भी हो रहा है, लेकिन लोग लापरवाही दिखाते हुए ऐसी जगहों से जान जोखिम में डालकर केदारनाथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन ने कई जगह चेतावनी के बोर्ड भी लगाए हैं, फिर भी लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
झारखंड के चाईबासा कोर्ट में एक बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। दरअसल अप्रैल महीने में एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 महीने में ही स्पीडी ट्रायल के बाद प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने 17 अगस्त को हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि अप्रैल महीने में मछली पकड़ रहे 8 साल के बच्चे को आरोपी ने चट्टान पर पटक पटक कर मार डाला था। इस हत्याकांड को बीते 23 अप्रैल को अंजाम दिया गया था। हत्या के दोषी पाए गए शख्स सिपाही चंपिया ने मछली मारने के दौरान बच्चे को नदी में मछली मारने के लिए लगाए गए बिजली के तार को निकालने के लिए कहा था, लेकिन बच्चों ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद सिपाही चंपिया ने एक बच्चे को पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य वहां से भाग गए थे। इसके बाद आरोपी सिपाही चंपिया ने बच्चे को पहले बुरी तरह पीटा और उसका मोबाइल से एक वीडियो भी बना लिया। इसके बाद चट्टान पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। दोषी पाए गए शख्स ने अन्य लोगों को मारपीट का वीडियो दिखाते हुए कहा था कि जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसके साथ ऐसा ही करेगा। चाईबासा के गोवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हत्या के आरोपी सपाई को अब फांसी की सजा सुनाई गई है। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले बच्चे के बयान पर कोर्ट ने दोषी को ये सजा सुनाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।